Hello everyone. Today we are gonna study basic concepts of audit and functions and advantages and limitations of audit. So, what is audit actually? In layman's language, audit is something just to verify or check, right? But in legal terms, financial audit is systematic and independent examination of financial information of any entity, whether profit oriented or not, irrespective of its size or legal form, when such an examination is conducted to express an opinion thereon. So अब हम इस डेफिनेशन को समझेंगे, ये है क्या? ऑडिट इज सिस्टमेटिक एंड इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन. सिस्टमेटिक मतलब एक तरीके से, और एक इंडिपेंडेंट मतलब कि बिना किसी के दबाव में आए ऑडिटर जो चेक करता है उसको कहते हैं. ऑफ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन. फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन इसलिए क्योंकि हम ये कॉर्पोरेट ऑडिट कर रहे हैं, तो इसलिए सिर्फ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन देंगे. ऑफ एनी एंटिटी. एंटिटी कोई भी हो सकती है, कोई प्रॉफिट ओरिएंटेड, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, या कोई छोटी बड़ी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन. व्हेन सच एन एग्जामिनेशन इज कंडक्टेड टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन. तो इसमें हम ऑडिट में हमेशा ओपिनियन देते हैं अपनी. हम कुछ भी ऐसे नहीं कह देते कि ये है ही पक्का है. मतलब इसमें हम बस ओपिनियन देंगे कि हाँ, हमने जितना चेक किया वो उस हिसाब से ये ठीक है. तो हम एक बार और डेफिनेशन को पढ़ेंगे. इसको बाय हार्ट याद करना है हमें. सो ऑडिट इज़ a systematic and independent examination of financial information of any entity, whether profit oriented or not, irrespective of its size or legal form, when such an examination is conducted to express an opinion thereon. So ये definition अच्छे से याद करनी है, exactly word to word. Moving on to next topic, that is objectives of audit. तो हमारे पास दो ही ऑब्जेक्टिव होते हैं ऑडिट के. फर्स्ट इज प्राइमरी ऑब्जेक्टिव एंड सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव. सो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव एंड सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव इज़ द एंसिलरी ऑब्जेक्टिव. जैसे मतलब वो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव को ही सपोर्ट करता है एक तरह से. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वील रीड प्राइमरी ऑब्जेक्टिव. सो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इज़ व्हेन ऑडिट report is made to express an opinion whether financial statements represent true and fair view of the actual state of affairs of the company. मतलब जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनी है वो सही पिक्चर शो कर रही है या नहीं कर रही कंपनी की. सो ये हमारा फर्स्ट ऑब्जेक्टिव होता है, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है कि ट्रू एंड फेयर व्यू शो करना चाहिए. एंड सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव इज़ to detect fraud and error and to make recommendations to the appointing authority to prevent such fraud and errors. So mainly secondary objective is to detect those fraud and error and ये कोशिश करने की वो बाद में reoccur ना हो. So primary objective क्या था, ये true and fair view show करता है, and secondary objective ये fraud and error detect करता है. अब हम पता करते हैं कि ट्रू का मतलब क्या है. तो ट्रू क्या होता है, जो भी फॉल्स ना हो, मतलब नॉट फॉल्स. ट्रू इज़ समथिंग विच इज़ नॉट फॉल्स. और फॉल्स क्या है, फॉल्स ऐसा कुछ भी जो गलत बताया गया है, दैट इज़ रॉन्गली टोल्ड, नॉट टोल्ड, और हाफ टोल्ड और हाफ नॉट टोल्ड. मतलब गलत बताया है या तो बताया ही नहीं है, या तो आधा बताया है और आधा नहीं बताया. और ये भी वो चीज़ें जो कि मटेरियल है. मटेरियल कुछ भी ऐसी चीज़ होती है जो भी इम्पोर्टेंट होती है. तो ऑडिट में मटेरियल वर्ड बहुत बार यूज़ होगा. तो ये हमारी ऐसी कोई भी इम्पोर्टेंट चीज़ होती है जिससे हमारा डिसीजन अफेक्ट करे, तो वो चीज़ मटेरियल होती है. ये हम आगे बाद में अच्छे से डिस्कस करेंगे. सो अभी सिर्फ इसको यही समझो कि इम्पोर्टेंट चीज़ें जो भी गलत बताई है या तो नहीं बताई, या तो हाफ सही बताइए हाफ गलत बताइए. और ट्रू क्या होता है, ट्रू इज़ एनीथिंग दैट इज़ कंप्लीट, एक्यूरेट एंड वैलिड. सो कंप्लीट का मतलब कुछ भी रिकॉर्ड होने से रहा नहीं है, मतलब नथिंग इज़ अनरिकॉर्डेड. एक्यूरेट मतलब
एकदम सही है और एग्जैक्ट है वही चीज़, मतलब एकदम सही तरीके से रिकॉर्ड हुई है। वैलिड मतलब दिस ट्रांजैक्शन हैपन इन दिस कंपनी इन दिस ईयर इन दिस वे ओनली, मतलब समझे कि जो ट्रांजैक्शन है वो उसी कंपनी की है और उसी साल में हुई है और सही तरह से हुई है। सो ये ट्रू का मतलब है, ये याद रखना है आपको, दैट इज़ कंप्लीट एक्यूरेट एंड वैलिड। और फॉल्स क्या था, फिर से एक बार देखें तो रॉन्गली टोल्ड, नॉट टोल्ड और हाफ नॉट टोल्ड। नाउ व्हाट इज़ फेयर? ट्रू तो हो गया, ट्रू का मतलब ये था कंप्लीट एक्यूरेट एंड वैलिड। तो फेयर का मतलब रिलायबल, रिलायबल मतलब भरोसेमंद। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमेशा फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के थ्रू बनाई जाती हैं। तो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क में क्या होता है, जो डिस्क्लोजर प्रिंसिपल्स होते हैं, मतलब कि इस तरह से हमें रिपोर्ट देनी है, इस तरह से हमें सब कुछ डिस्क्लोज करना है सही तरीके से। तो ये फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क में ये सब चीज़ें आती हैं, जैसे जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, गैप हो गया, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, कंपनीज एक्ट, शेड्यूल 3, अकाउंटिंग कंसेप्ट्स, कन्वेंशंस। तो ये सब आता है। तो इन सब के थ्रू ही ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनी है, मतलब इन सबको ध्यान में रखते हुए। नेक्स्ट इज सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव। सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव इज डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड एंड एरर। सो फ्रॉड क्या होता है, जो भी जानबूझ के किया है, डेलिब्रेट अटेम्प्ट, इंटेंशनली होता है। एरर क्या होता है, अनइंटेंशनली, गलती से हो जाए। तो जब भी एरर कोई डिटेक्ट होता है हमारा, तो ये ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैनेजमेंट को रिपोर्ट करे तभी के तभी, और मैनेजमेंट को कहे कि सही करके दो। और अगर सही कर दिया मैनेजमेंट ने तो इसका मतलब ट्रू एंड फेयर व्यू है, फिर हम सब सही रिपोर्ट सही भेज देंगे। और अगर मैनेजमेंट ने सही नहीं किया तो ऑडिट रिपोर्ट में क्वालिफिकेशन डाल देगा। क्वालिफिकेशन क्या होती है, मतलब कोई भी गड़बड़ दिखती है तो ऑडिटर वो रिपोर्ट में लिख देता है, तो क्वालिफाइड रिपोर्ट प्रोवाइड करता है वो फिर। तो क्वालिफाइड रिपोर्ट कभी भी सही नहीं होती, मतलब कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो ये इन दी एंड जैसे हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव पूरा हो जाता है जब हमारा सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव पूरा हो जाता है, क्योंकि हमारा या तो ट्रू एंड फेयर इन्फॉर्मेशन मिलेगी या तो क्वालिफाइड रिपोर्ट मिलेगी। तो ये हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव पूरा करता है इन दी एंड। जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या था, ऑडिट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमें ट्रू एंड फेयर व्यू प्रोवाइड कर रही हैं, ऑडिट रिपोर्ट में हम ये लिखते हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक इज़ फंक्शंस ऑफ ऑडिटिंग, मतलब ऑडिट का काम क्या है। तो फर्स्ट इज़ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। ये असरटेन करता है जो अकाउंटिंग के सिस्टम को असरटेन करता है, और इंटरनल कंट्रोल कंपनी के अंदर का जो कंट्रोल है वो कैसा है, और मैनेजमेंट पैटर्न भी वो पता करता है, मतलब कि कैसा है जो कंपनी के अंदर। जैसे इंटरनल कंट्रोल का मतलब ये हो गया कि उनकी मतलब वो मैनेज कैसे कर रहे हैं हर चीज़ को। तो ये हमें ऑडिट में पता चलता है कि हर चीज़ सही तरह से रिकॉर्ड वगैरह होती है नहीं, सही प्रोसीजर फॉलो करते हैं नहीं हर चीज़ का। तो ये सब हमें ऑडिट के थ्रू पता चलता है। और टाइम सेकंड इज़ टाइमली सिस्टम रिव्यू, मतलब कि टाइम टाइम पे ऑडिट करते रहते हैं तो हमें ये पता चलता रहता है कि कोई उसमें सिस्टम में वीकनेस तो नहीं है, या कुछ रह तो नहीं गया कि फ्रॉड वगैरह ना कर पाए कंपनी, और एरर वगैरह कुछ रह तो नहीं गए। तो ये हमें पता चलता रहता है टाइमली ऑडिट्स पे। तो इसमें यही है, दैट इज़ सिस्टम्स एंड प्रोसीजर्स वेदर दे आर एडुकेट एंड कॉम्प्रिहेंसिव, मतलब कि जो सिस्टम्स और प्रोसीजर कंपनी फॉलो कर रही है वो पूरे मतलब ठीक हैं या नहीं है, काफ़ी हैं या नहीं है, और इनएडुकेसीज एंड वीकनेस एक्सेस करती हैं या नहीं। एंड थर्ड इज़ अर्थमेटिकल एक्यूरेसी। तो ये अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को भी पता करता है कि मतलब बैलेंस वगैरह सब सही लिखा है या नहीं, जो अमाउंट है वो सही है या नहीं। तो इसमें मेनली अमाउंट से रिलेटेड डेटा चेक करते हैं हम। नेक्स्ट इज असर्टेन नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन,
मतलब कि कोई कैपिटल की जगह रेवेन्यू अकाउंट में तो नहीं डाल दिया, या रेवेन्यू अमाउंट का कोई कैपिटल में तो नहीं डाल दिया, तो ये सब भी चेक करते हैं। और अमाउंट ऑफ वेरियस आइटम्स ऑफ इनकम एक्सपेंडिचर एडजस्टेड इन दी अकाउंट्स कॉरस्पॉन्डिंग टू दी अकाउंटिंग पीरियड, मतलब जो जिस पीरियड की ट्रांजैक्शन है वो उसमें की है या नहीं, कभी किसी और ईयर की इस ईयर में कर दी, तो वो सब भी चेक करते हैं। नेक्स्ट इज़ वाउचिंग। वाउचिंग इज़ वेरिफिकेशन ऑफ ऑथेंटिसिटी एंड वैलिडिटी ऑफ ट्रांजैक्शन विद द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। वाउचिंग में मेनली हम सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स ही देखते हैं, जो भी जैसे इनवॉइस हो गई, कोई बिल हो गया, तो उससे हम वेरीफाई करते हैं सारे ट्रांजैक्शंस। एंड बुक्स एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, तो उसमें हम कंपेयर करते हैं बैलेंस शीट एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, जो भी हमारे पास रिकॉर्ड है उससे, कि वो उस रिकॉर्ड के हिसाब से बैलेंस शीट और पीएनएल में अमाउंट डला है या नहीं सही, या उसके हिसाब से हर चीज़ डली है या नहीं। एंड नेक्स्ट इज़ वेरिफिकेशन ऑफ एसेट एंड लाइबिलिटीज़। अब इसमें हम एसेट का टाइटल, एग्जिस्टेंस एंड वैल्यू चेक करते हैं। टाइटल मतलब कि ये उसी ओनर की, मतलब ये हम ओन करते भी हैं या नहीं, या जो रिकॉर्ड हमारे पास है वो उसके हिसाब से एसेट हमारे पास है असली में फिज़िकली अवेलेबल है या नहीं है, और उसकी वैल्यू वही है या नहीं है, गलत वैल्यू तो नहीं डली हुई। तो ये 3 वर्ड बहुत ज़रूरी हैं, टाइटल, एग्जिस्टेंस एंड वैल्यू ऑफ द एसेट एंड लाइबिलिटीज़ अपीयरिंग इन बैलेंस शीट। नेक्स्ट इज चेकिंग ऑफ पीएनएल अकाउंट। तो इसमें हम पीएनएल अकाउंट चेक करते हैं कि उसमें जो इनकम एक्सपेंड, जो हमारा प्रॉफिट लॉस आ रहा है वो सही शो कर रहा है या नहीं। मतलब कोई किसी ने एक्स्ट्रा प्रोविजनल एंट्रीज करी हुई हो गई, कभी प्रॉफिट कम दिखाने के लिए या ज़्यादा दिखाने के लिए कर देते हैं, तो वो सब चेक करते हैं। तो नेक्स्ट इज स्टैट्यूटरी कंप्लायंस। जैसे जो कॉर्पोरेट ऑडिट्स होती हैं, कॉर्पोरेट्स में हमेशा फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क्स फॉलो करते हैं, तो ये फॉलो किया या नहीं कंपनी ने, ये चेक करते हैं हम। तो नेक्स्ट इज़ रिपोर्टिंग टू दी एप्रोप्रिएट अथॉरिटी। तो बाद में ये सब जो ऑडिट रिपोर्ट है वो हम एप्रोप्रिएट अथॉरिटी को रिपोर्ट करते हैं। वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रिवील ट्रू एंड फेयर व्यू। तो अब हम लिमिटेशंस देखेंगे ऑडिट की। तो इसमें हम हमेशा वर्ड यूज़ करते हैं इनहेरेंट लिमिटेशन। इनहेरेंट मतलब ये ऑडिटर की कोई गड़बड़ नहीं होती, मतलब ऑडिटर की कोई लिमिटेशन नहीं है इसमें, कि ऑडिटर की गलती नहीं होती अगर कुछ रह भी जाए। ये ऑडिट में कुछ ऐसा है, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से इसमें लिमिटेशन रह जाती है, मतलब ये इंटरनल लिमिटेशंस हैं ऑडिट की। तो हम जैसे फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं, जजमेंट। तो इसमें एक ऑडिटर की जजमेंट, वो अपनी खुद की जजमेंट एक्सरसाइज करता है, मतलब यूज़ करता है, सोचता है कि ऑडिट प्रोसीजर्स कौन से यूज़ करने हैं, कौन से सही रहेंगे, वो अपने हिसाब से ही करता है। तो ये कभी कभी गलत भी हो सकते हैं, क्योंकि वो अपने हिसाब से ऑडिट, अब सारे ऑडिट प्रोसीजर्स तो यूज़ नहीं कर सकते, मतलब जैसे स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिट होते हैं, तो सारे के सारे स्टैंडर्ड्स एक बार में यूज़ नहीं कर सकते। सिर्फ थोड़े ही जो पर्टिकुलर जो उस कंपनी के लिए यूज़ होंगे वो अपनी जजमेंट के हिसाब से ऑडिटर यूज़ करता है। तो उसमें अब कुछ ना कुछ तो रह सकता है ना कभी तो, क्योंकि वो भी एक इंसान ही है। तो उसके लिए जजमेंट कभी थोड़ी बहुत तो गड़बड़ हो सकती है, ये तो नहीं कि 100% हमेशा सही होगा। एंड नेक्स्ट इज़ जो मैनेजमेंट जैसे जो सेलेक्ट करती है अपने अकाउंटिंग पॉलिसीज़ वगैरह, वो उसने सही उसने जजमेंट सही किया भी है या नहीं, मतलब वो रीज़नेबल है या नहीं है, या कुछ भी ऐसे ही यूज़ कर रही है अकाउंटिंग पॉलिसीज़ अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए, तो ये भी देखते हैं। तो नेक्स्ट इज़ नेचर ऑफ एविडेंस। तो एविडेंस इज़ जनरली परsuasive रेदर देन कंक्लूसिव। परsuasive और कंक्लूसिव का मतलब मैंने आगे भी इस वीडियो में बताया हुआ है, तो अभी हम यही समझेंगे। परsuasive मतलब कि इतना काफ़ी होना चाहिए, मतलब कि 100, कंक्लूसिव मतलब ये होता है कि 100% एक्यूरेट एविडेंस। परsuasive मतलब कि हाँ हम काम चला सकते हैं, तो परsuasive मतलब यही समझो अभी। एंड
ओनली रीजनेबल कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन फ्रॉम मैनी ऑफ द एविडेंसेस। तो ज़्यादातर एविडेंसेस से सिर्फ रीजनेबल कंक्लूजन ही हम निकाल सकते हैं, कोई परफेक्ट 100% एक्यूरेट कंक्लूजन्स नहीं निकलते। तो ये लिमिटेशंस हैं ऑडिट की। तो नेक्स्ट इज़ पॉसिबिलिटी डेट मैनेजमेंट में नॉट प्रोवाइड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। ज़रूरी नहीं है कि मैनेजमेंट हमें सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दे। तो ये अब इसमें हमारी तो ऑडिटर की कोई गलती नहीं होगी अगर मैनेजमेंट प्रोवाइड ना करे तो। एंड फ्रॉड इतना अच्छी तरीके से किया गया हो कि हम कि हमें पता ही ना चले, क्योंकि फ्रॉड तो डेलिब्रेट होता है, वो तो बहुत सोच समझ के किया गया होगा। तो इसमें ऑडिटर की क्या गलती अगर नहीं ढूंढ पाया हो। अब नेक्स्ट इज़ एन ऑडिट इज़ नॉट एन ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन। मतलब इन्वेस्टिगेशन मतलब पूरा अच्छे से इन डेप्थ चेक करना, पूरा डीपली, ये तो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर की ड्यूटी होती है। ऑडिटर की ड्यूटी थोड़ा ना, ऑडिटर की ड्यूटी तो वो है जो भी है उसके पास सामने सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स वगैरह हर चीज़ है, उसके थ्रू बस वेरीफाई करे वो हर चीज़ इन्वेस्टिगेट थोड़ा ना कर सकता है किसी डीप में जाके। तो ये ऑडिटर की ड्यूटी नहीं होती। तो इसलिए ये भी एक लिमिटेशन हो गई। और नेक्स्ट इज़ इंटरनल कंट्रोल। अगर कंपनी का इंटरनल कंट्रोल अच्छा होगा तभी तो ऑडिट अच्छी हो पाएगी। इंटरनल कंट्रोल मतलब कि मतलब मैनेजमेंट में कोई गड़बड़ नहीं है और एम्प्लॉयज़ अपना अच्छे से काम करते हैं, पूरा हर चीज़ में एक प्रोसीजर फॉलो करते हैं, तो ये तो कंपनी के ऊपर है। अगर किसी कंपनी में इंटरनल कंट्रोल अच्छा नहीं है तो उसमें उसमें फिर प्रॉब्लम तो आएगी ऑडिट करते हुए भी। तो इसलिए ये भी एक लिमिटेशन है। एंड अगर जैसे एम्प्लॉयज़ कल्यूजन अमंग एम्प्लॉयज़, कल्यूजन मतलब एक साथ किसी ने मिलके फ्रॉड किया हुआ है, तो ऑडिटर ढूंढ नहीं पाएगा आसानी से। जब मैनेजमेंट ने फ्रॉड किया हुआ है तो मैनेजमेंट तो बड़ा सोच समझ के फ्रॉड करेगी, तो वो भी एक लिमिटेशन हो गई। और कभी कभी मैनेजमेंट के पास पूरा कंट्रोल होता है, तो वो क्या चेंज कर दे क्या पता। तो इसलिए इसमें ऑडिटर की गलती नहीं है अगर मैनेजमेंट कुछ फ्रॉड कर रही है तो वो छुपा रही है कुछ फैक्ट्स। तो इंटरनल कंट्रोल में ये आ गया। नेक्स्ट इज़ टाइम लिमिटेशन एंड कॉस्ट इफेक्टिव। तो हमेशा ऑडिट के लिए हमारे पास एक लिमिटेड टाइम होता है कि हमें इतने टाइम में ऑडिट कंप्लीट करनी है और उसी थोड़ी सी कॉस्ट में करनी है, मतलब कॉस्ट इफ़ेक्टिव भी होनी चाहिए। तो अब हर चीज़ तो कर नहीं सकते पूरा, तो इसलिए ये भी एक लिमिटेशन है। कुछ ना कुछ गड़बड़ तो होगी अगर हमें जल्दी भी करना है और कम बजट में भी करना है। नेक्स्ट इज़ लैक ऑफ इंडिपेंडेंस। अब वैसे तो ऑडिटर इंडिपेंडेंट होता है देखो, पर अब किसी को क्या पता कि वो, जैसे डायरेक्टर्स ही अपॉइंट करते हैं एक तरह से ऑडिटर को, तो क्या पता डायरेक्टर से मिला हुआ वो थोड़ा बातचीत कर लियो, तो वो उसमें अब हमेशा हम नहीं कह सकते ना कि पूरी तरह से वो इंडिपेंडेंट है, पर थियोरेटिकली तो इंडिपेंडेंट होता है ऑडिटर। मतलब वो किसी के प्रेशर में या कुछ इन्फ्लुएंस नहीं होता, पर असली में क्या है ये हम ज़रूरी थोड़ा ना कह सकते हैं। तो ये सारी लिमिटेशंस हैं। तो अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ एविडेंसेस। जैसे अभी आया था ना पर्सुएसिव एंड कंक्लूसिव, तो इसमें ये सब बताएंगे। तो एविडेंसेस टोटल 6 टाइप्स के होते हैं। सो फर्स्ट इज़ कंक्लूसिव एविडेंस। ये 100% एक्यूरेट होते हैं, दैट इज़ फुल एंड फाइनल एंड कैन नॉट बी चैलेंज्ड इन कोर्ट ऑफ लॉ। तो ये पूरे एक्यूरेट होते हैं, इन पे हम आँख बंद करके विश्वास कर सकते हैं, जैसे सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। नेक्स्ट इज़ प्राइमा फेसी। ये वो एविडेंस है जो हमें दिख रहे हैं, मतलब जो देखते ही हम कह रहे हैं कि हाँ ये जैसे कोई भी हमने बिल देखा तो हमें वो दिख गया, ओके ठीक है। पर इसमें 100% एश्योरेंस नहीं है कि वो बिल, जैसे कोई हमने इन्वॉइस देखी को चलो वो ठीक है, पर ज़रूरी थोड़ा ना कि वो सही इन्वॉइस हो, क्या पता फेक बनाई हुई हो। तो इसको हम चैलेंज कर सकते हैं, मतलब ये गलत भी हो सकता है एविडेंस। ये प्राइमा फेसी वो एविडेंसेस होते हैं जो हमें सामने सामने दिखते हैं ऊपर ऊपर से।
नेक्स्ट इज पर्सुएसिव एविडेंस। पर्सुएसिव मतलब कन्विंसिंग है, रीजनेबल एश्योरेंस होती है इसमें। रीजनेबल, ये वर्ड ध्यान रखना, रीजनेबल मतलब काम चलाओ, मतलब कि काम चल सकता है इन एविडेंसेस से। जैसे हमें अब स्टॉक वेरिफिकेशन करनी है, तो अब फिज़िकली हमेशा वो होता नहीं फिज़िकली कि हम चेक कर पाएँ, हमेशा ज़रूरी तो नहीं है। तो उसके लिए हम स्टॉक रजिस्टर देख लेते हैं, या अगर फिज़िकल वेरिफिकेशन करते भी हैं तो सैम्पल्स देख लेते हैं। अब सारे स्टॉक की वेरिफिकेशन तो इम्पॉसिबल है ऐसे लिमिटेड टाइम में, तो फिर हम ऐसे सैम्पल्स में से जैसे देख लेते हैं, तो वो पर्सुएसिव एविडेंस हो जाता है कि हाँ अगर सही निकल रहा है हर चीज़ तो ठीक होगी आगे बाकी चीज़ें भी। नेक्स्ट इज कोरोबोरेटिव। कोरोबोरेटिव मीन्स सपोर्टिव एविडेंस, मतलब जो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। जैसे अब जैसे कोई पेमेंट हुई, तो पेमेंट के लिए हम बैंक स्टेटमेंट मंगवाते हैं कि हाँ चलो बैंक स्टेटमेंट में चेक करते हैं कि वो पेमेंट सही हुई है या नहीं हुई है। ऐसी ये सब एग्जांपल्स हैं कोरोबोरेटिव एविडेंस के, जैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, पेरोल लिस्टिंग। नेक्स्ट इज सफिशेंट। सफिशेंट मीन्स क्वांटिटी वाइज, मतलब कि एक से ज़्यादा एविडेंस। तो इसमें कोरोबोरेटिव एविडेंस भी आ जाते हैं, मतलब कोरोबोरेटिव सपोर्टिव एविडेंस कोई एक से ज़्यादा हमारे पास हो तो ज़्यादा अच्छा प्रूफ होगा वो। ऐसे ही एप्रोप्रिएट। एप्रोप्रिएट मतलब रेलेवेंट एंड रिलायबल। रेलेवेंट मतलब क्या हुआ, मतलब कि वो उसी से रिलेटेड है और भरोसेमंद भी है। तो इसमें हम मेनली क्वालिटी देखते हैं, क्वालिटी ऑफ एविडेंस, कि उसकी क्वालिटी कैसी है। सफिशिएंट में क्या था, क्वांटिटी, एप्रोप्रिएट में है क्वालिटी। और हमेशा हम ऑडिट में सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट वर्ड एक साथ यूज़ करेंगे। तो जब भी बोलेंगे सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट एविडेंस, ये पूरी ऑडिट में यूज़ होगा। सफिशिएंट मीन्स क्वांटिटी, एप्रोप्रिएट मीन्स क्वालिटी। नेक्स्ट आर एडवांटेजेस ऑफ ऑडिटिंग। ऑडिटिंग की क्या क्या अच्छी बातें हैं, मतलब फ़ायदा क्या है। इंटरेस्ट ऑफ शेयर होल्डर्स। अब ऑडिट रिपोर्ट का सबको ही फ़ायदा होता है, ये कह सकते हैं हम सारे स्टेक होल्डर्स को, क्योंकि जो सिर्फ कंपनी का इंटरेस्ट थोड़ी ना है, शेयर होल्डर्स ने भी तो पैसा लगाया है, तो उनको हेल्प होती है चेक करने में। मतलब ऑडिटेड स्टेटमेंट्स पे वो भरोसा कर सकते हैं अच्छे से, सो वो उनका इंटरेस्ट सेफ गार्ड करती है। नेक्स्ट इज़ मॉरल चेक ऑन एम्प्लॉयज़ ऑफ द ऑडिटी। मतलब वो एम्प्लॉयज़ का भी मॉरल चेक करती है, मतलब कि एम्प्लॉयज़ वगैरह फ्रॉड वगैरह तो नहीं कर रहे, कोई एम्बेजलमेंट तो नहीं कर रहे, कि जैसे कैश एम्बेजलमेंट कर देते हैं, कुछ कैश वगैरह निकाल लेते हैं, या कोई मनी एम्बेजलमेंट, ये सब। तो ये सब भी ऑडिट में चेक हो जाता है। तो ये एडवांटेजेस में वैसे एक बार गो थ्रू कर लेना सारा, तो ये इजीली समझ आ जाएगा। सो नेक्स्ट इज़ टैक्स लायबिलिटी स्टेटमेंट। जैसे इसमें हम जब हमें टैक्स निकालना होता है तो उसके लिए भी ये बहुत काम आती है ऑडिट स्टेटमेंट्स। लोन के लिए लोन अरेंजमेंट, अब बैंक हमारा हमेशा क्रेडिट वर्दिनेस देखता है, तो ग्रांट लोन्स को ग्रांट करने के लिए, तो वो हमारी वो देखेगा ऑडिट स्टेटमेंट्स, तो उसको ज़्यादा भरोसा होगा ऑडिट स्टेटमेंट पे, तो वो इजीली लोन दे पाएगा। नेक्स्ट इज़ बिजनेस एक्विजिशन। तो जैसे जब कोई न्यू बिज़नेस एक्वायर करते हैं, तो कोई उसकी परचेज कंसिडरेशन को एक्यूरेट, अगर मतलब नियर टू एक्यूरेट कह सकते हैं, अगर उसकी परचेज कंसिडरेशन हमें पता करनी है तो वो ऑडिट स्टेटमेंट्स देखेगा कोई भी बंदा परचेज कंसिडरेशन के लिए, तो वो ज़्यादा भरोसा कर सकता है उस पर। स्टेटमेंट ऑफ ट्रेड डिस्प्यूट। अब जैसे कोई वर्कर्स होते हैं, उनमें कोई डिस्प्यूट हो जाता है, मतलब जैसे वो वेजेस की ज़्यादा डिमांड करते हैं कि उनको वेजेस कम मिल रहे हैं, पर कंपनी को तो लॉसेस हो रहे हैं तो वो नहीं दे सकती, तो कंपनी वो दिखा सकती है प्रूफ ऑडिटेड स्टेटमेंट्स का, कि देखो हमारे पास लॉसेस हो रहे हैं तो हम आपको वेजेस कैसे बढ़ाएं। तो ऐसे ट्रेड डिस्प्यूट्स भी सॉल्व हो जाते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट ऑफ इंश्योरेंस क्लेम। अब जैसे कुछ डैमेज हो गया प्रॉपर्टी को, तो
ऑडिट स्टेटमेंट्स पे भरोसा किया जा सकता है, तो इंश्योरेंस कंपनी वाले कहेंगे कि हम कैसे मान लें कि इतना ही डैमेज यही हुआ है, तो वो हम ऑडिट स्टेटमेंट्स दिखा देंगे उसके लिए। तो फिर इंश्योरेंस क्लेम में भी काम आता है। कंट्रोल ओवर इनएफिशिएंसी, मतलब अगर कंपनी में जैसे कुछ चीज़ वेस्टेज हो रही है या लॉस हो रहा है फालतू का, तो वो भी हमें ऑडिट से पता चल जाता है, ऑडिट करने से, कि कंपनी में कहाँ कहाँ वेस्टेज हो रही हैं रिसोर्सेज की। नेक्स्ट इज एडुकेसी ऑफ रिकॉर्ड कीपिंग, मतलब कंपनीज या ऑर्गेनाइजेशन कोई भी सही से रिकॉर्ड मेंटेन कर भी रही है या नहीं कर रही। जो बाकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स है या उसके साथ के रिकॉर्ड्स हैं, वो सही से मेंटेन कर रही है या नहीं कर रही, ये सब हमें पता चल जाता है, कोई उसमें डेफिशिएंसी तो नहीं है। और यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स गिवन इन ट्रस्ट, जो फंड्स हमने दिए हैं वो सही से यूटिलाइज हो रहे हैं नहीं हो रहे। आर्बिट्रेशन, उसमें जैसे डिस्प्यूट्स सेटल करने के लिए ये यूज़ होती है ऑडिट स्टेटमेंट्स। अप्रेजल ऑफ इंटरनल कंट्रोल, ये तो वही हो गया जैसे हमने अभी लास्ट पॉइंट पढ़ा था, ये वाला कंट्रोल ओवर इनएफिशिएंसी से रिलेटेड है, कि इसमें भी हम देखते हैं कि जो एग्जिस्टिंग ऑपरेशंस ऑफ वेरियस कंट्रोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन है वो सही हैं, या मतलब वो इनएडिक्वेट तो नहीं है, या वही कहीं पे वीकनेस वगैरह तो नहीं है उसके इंटरनल कंट्रोल में। तो ये सब हमें पता चल जाता है ऑडिट स्टेटमेंट से। पार्टनरशिप रिकन्स्टिट्यूशन, अब जैसे कोई पार्टनर एडमिट होता है, रिटायर होता है, या किसी की डेथ होती है, तो उसके लिए हम गुडविल वैल्यू करते हैं, तो उसके लिए भी ये ऑडिट स्टेटमेंट्स बहुत काम आती हैं। असिस्टेंस टू गवर्नमेंट टू डिसाइड ग्रांट्स, अब जैसे ऑर्गेनाइजेशंस को ग्रांट्स देने होते हैं, तो गवर्नमेंट सबसे पहले ऑडिट स्टेटमेंट्स मांगेगी, बिना उसके तो देगी नहीं, क्योंकि वो भरोसा कैसे करेगी। तो गवर्नमेंट में रिक्वायर ऑडिट एंड सर्टिफाइड स्टेटमेंट्स, इट गिव्स असिस्टेंस बिफोर इट गिव्स असिस्टेंस और इशू अ लाइसेंस टू अ पर्टिकुलर ट्रेड। ठीक है, सो आज की वीडियो में बस इतना ही था। थैंक यू। pavai@spot.com. Thank you so much, guys.